आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई है जो किस तरह से किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जब वहाँ के मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो वह किस तरह से कंट्रोल करता है और वह किस तरह से उस देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करता है। आज हम उस फैक्टर पे बात करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी है कि इसमें है जो देश का सेंट्रल बैंक उसमें अपने करेंसी को रेगुलेट करती है। अब रेगुलेट करती है उसमें है जो वह इंटरेस्ट रेट के कंट्रोल करती है, महंगाई के कंट्रोल करती है, ताकि लिक्विडिटी मार्केट में एक मेंटेन रहे। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विडिटी के मतलब होता है तरलता, जैसे कि वहाँ आपके मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो उसको लिक्विडिटी कहते हैं। यदि आपके मार्केट में पैसा कम है तो उसको लिक्विडिटी शॉर्टेज कहते हैं। अब जैसे हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो मेजर टू फंक्शन के लिए इसको यूज करती है। एक तो हो गया कि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो यदि जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट क्या काम करता है आरबीआई कि उसको घटा देता है। ठीक। यदि इन्फ्लेशन है जो कम जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इस तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है। और हम आगे जानेंगे कि यह किन किन मेथड से अपने आरबीआई की कौन कौन सा मेथड आरबीआई कंट्रोल करने के लिए अपने यूज में लाती है। तो इसके लिए आरबीआई है जो दो रास्ता अपनाता है। एक रास्ता होता है क्वालिटेटिव मेथड और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड जो होता है ना, उसमें ये बताता है कि किसको रेगुलेट करना है, और जबकि क्वांटिटेटिव होता है कितना कितना रेगुलेट करना है। मेजर डिफरेंस ये है। तो हम इसमें जो जो रेशियो दिए हुए हैं और जो टर्म दिए हुए हैं, हम उसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमें यहाँ देखा कि आरबीआई है जो दो मेथड फॉलो करता है, क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव होता है जो कितना करना है, यहाँ लिख देते हैं कितना, और जबकि क्वालिटेटिव है कि किसको। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टर्म आता है उसको लिख लेते हैं। तो पहला तो क्वांटिटेटिव को देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में आरबीआई कौन सा फंक्शन यूज करता है, और दूसरा है क्वालिटेटिव, इसमें कौन कौन से यूज करता है। तो क्वालिटेटिव में आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट जिसको आप बैंक रेट भी कहते हैं, यह एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट है। हालांकि हम इस सब का एक्सप्लेनेशन एक एक करके करेंगे। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। तीसरा है बैंक रेट। रेपो रेट और बैंक रेट एक ही है। पहले बैंक रेट यूज किया करते थे, लेकिन अब है जो बैंक रेट को हटा करके अब उसको रेपो रेट की तरह ट्रीट करते हैं। चौथा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। पांचवा है SLR। छठा है SDF। सातवां है MSF। आठवां है LAF। और नौवां है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये सब है क्वांटिटेटिव टूल है। अब क्वालिटेटिव टूल में देख लेते हैं। तो इसमें आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेटिंग लॉन्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट,
डायरेक्ट एक्शन, चौथा है डायरेक्ट एक्शन, और पांचवा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो ये सब टूल है, हम एक एक टूल का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर ये किस तरह से आरबीआई इसको यूज करती है। तो सबसे पहले हम है जो रेपो रेट या बैंक रेट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला जानेंगे रेपो रेट, या आखिर ये क्या है। तो रेपो रेट है जो यह एक तरह के इंटरेस्ट रेट है जो किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है ना, जब वो अपने किसी भी बैंक, कमर्शियल बैंक को वह लोन देती है, और वह लोन देती है तो वो है जो शॉर्ट टर्म लोन होती है, उसको 1 से 14 दिन के अंदर में उसको लौटा देना होता है, उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। और जब वो कमर्शियल बैंक किसी भी सेंट्रल बैंक से जब लोन लेती है तो उसको विथ इंटरेस्ट लौटाना पड़ता है। और यह एक कोलेटरल लोन है, मतलब कि कमर्शियल बैंक को यह लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके पास, सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होता है। तो इसको कुछ इस तरह से देख लेते हैं, उदाहरण के मदद से समझेंगे, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। जैसे ये हमारा सेंट्रल बैंक है अपना देश का आरबीआई, और एक कमर्शियल बैंक मान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लोन की जरूरत है, मतलब कि किसी कारणवश इसके यहाँ कैश का शॉर्टेज हो गया, और तो आप जानते हैं कि जब कैश का शॉर्टेज हो गया तो अब इसको कैश वहाँ लाना है, इसके ये पहले है जो अपने आसपास के बैंकों से मांगेगा, मान लिया जाए कि वहाँ भी उसको नहीं मिल पाया तो भागे भागे आरबीआई के पास आएगा। आरबीआई के पास आया तो आरबीआई ने उसको 1 से 14 दिन के लिए इसको ये लोन प्रोवाइड कराएगा। ये कोलेटरल लोन है, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करना होगा, और इसके लिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो इंटरेस्ट देगा आरबीआई को, है ना, वही रेपो रेट कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आरबीआई से बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 लाख का लोन लिया है 1 से 14 दिन के लिए, तो अभी 10 लाख पर मान लिया जाए कि 3% का इंटरेस्ट है, ठीक। तो ये जब 3% हुआ तो ये 3% को हम बैंक रेट कहेंगे। माने ये हो गया कि सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, ये हो गया रेपो रेट। अब हम जानेंगे कि रेपो रेट को घटाने और बढ़ाने से किस तरह से मार्केट में चेंज होता है। अब हम वो जानने का कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ दोनों को इसको डिस्कस करेंगे कि यदि रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा दिया है तब क्या होगा, यदि रेपो रेट को आरबीआई ने घटा दिया है तब क्या होगा। तो हम इस दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं ताकि दोनों एक ही साथ हो जाए। तो रेपो रेट जब बढ़ाता है मतलब हो गया कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब आप जान चुके हैं कि यह एक इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट है। यदि रेपो रेट बढ़ गया तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। मतलब है कि अब जो कमर्शियल बैंक है, जैसे उदाहरण के लिए ऊपर में हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, अर्थात कमर्शियल बैंक को अब है जो लोन महंगा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा दिया है। उस वक्त है जो उसको 3% पर अवेलेबल हुआ था, मान लिया जाए कि 6% कर दिया आरबीआई, तो अब है जो उसको कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिल रहा है। अब लोन महंगा मिल रहा है तो ये कमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर को लोन महंगा देगा, और लोन महंगा देगा तो लोग कम डिमांड करेंगे। लोन सस्ता देगा तो आप जानते हैं कि हम भी लेना चाहेंगे, आप भी लेना चाहेंगे। यदि लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर देगा तो कहेंगे अरे अभी महंगा है, हम अभी नहीं लेंगे। मतलब है कि लोन का डिमांड लोगों में कम हो जाएगा, जिससे होगा कि लोग बैंक से कम लोन लेंगे, और जब कम लोन लेंगे तो मतलब है कि वो डिमांड कम करेंगे कोई चीज़ का। जब आपके पास पैसा
कम है तो आप कोई चीज़ का डिमांड भी कम करेंगे, और जब आप कोई चीज़ का डिमांड कम करेंगे तो उस गुड्स एंड सर्विस का प्राइस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका डिमांड कम है मार्केट में तो उसका प्राइस धीरे धीरे घट जाएगा। प्राइस धीरे धीरे घट जाएगा तो मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, मतलब कि महंगाई कंट्रोल हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। अब यही दूसरा केस है कि यदि रेपो रेट घटा दिया तब क्या होगा, मतलब कि अब लोन सस्ता हो गया, पहले अब 3% पर था, अब है जब 2% ले रहा है आरबीआई इंटरेस्ट रेट, तो अब क्या होगा कि कमर्शियल बैंक को लोन है जो आरबीआई से सस्ता मिलेगा, तो कस्टमर को भी वो लोन सस्ता देगा, और कस्टमर को लोन सस्ता देगा तो है अधिकतर लोग लोन लेना चाहेंगे, अधिकतर लोग लोन लेना चाहेंगे तो हर लोग के पास पैसा आ जाएगा, हर लोग के पास पैसा आ जाएगा तो मतलब हो गया कि हर लोग डिमांड करना शुरू कर देंगे, अर्थात कि हर लोग के पास पैसा आ गया, अर्थात मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गया तब वो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, आपका है जो इकोनॉमी चल पड़ेगी। और इस तरह से जो अर्थव्यवस्था में जो मंदी आया हुआ था, इस तरह से अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेपो रेट किस तरह से किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने में मददगार साबित होता है, यह एक ऐसा टूल है। अब इसके विपरीत है रिवर्स रेपो रेट, ठीक रेपो रेट के विपरीत है। यह होता है कि जब कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन ले, जब कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन ले, तो कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लिया है तो अब की बार आरबीआई इंटरेस्ट पेमेंट करेगा कमर्शियल बैंक को, तो इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यह भी एक तरह का इंटरेस्ट रेट है, बस यहाँ उल्टा हो जाता है कि सेंट्रल बैंक अब की बार कमर्शियल बैंक से लेगा और इंटरेस्ट भी देगा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को। यह भी है कि 1 से 14 दिन के लिए ही होता है, इसको भी शॉर्ट मनी ही, मैंने लेस देन 1 ईयर का भी लोन होता है, बस दोनों में मुख्य अंतर यही है। यह आरबीआई खास करके यह करता है कि जब लिक्विडिटी जब मार्केट में बढ़ा हुआ रहता है तो ये लोग क्या काम करते हैं कि अनाप शनाप लोन देने लगते हैं, मतलब कि जो जरूरत भी नहीं है वो चीज में लोन देना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आरबीआई है जो रिवर्स रेपो रेट का यूज करता है। तो अब इसका भी हम दोनों केस का कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि यदि रिवर्स रेपो रेट यदि बढ़ा देता है तब क्या मार्केट में होता है, यदि रिवर्स रेपो रेट को यदि घटा दें तब क्या होता है। तो जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से जो लोन लिया है ना उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है। अब उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि यदि वह बैंक ऑफ बड़ौदा ने पब्लिक को 3% इंटरेस्ट पर लोन दिया है, जबकि आरबीआई कह रहा है ना कि हम तुमको 5% पर देंगे, तो आप यहाँ खुद सोच कर देखिए कि आरबीआई पब्लिक को देना पसंद करेगा कि आरबीआई देना पसंद करेगा। ऑब्वियस कि जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा आप उसी को देना पसंद करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आरबीआई मैंने हर कमर्शियल बैंक चाहेगा कि आरबीआई ही ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्यों ना पब्लिक को छोड़ के हम आरबीआई को ही दे दें। तो वो लोग क्या काम करते हैं कि आरबीआई के यहाँ पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं, तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखना शुरू कर देते हैं और चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास रख दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकें। अब इससे क्या काम होगा कि सारा कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखना शुरू कर देगा, तो क्या होगा कि बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, मतलब कि लिक्विडिटी कम हो जाएगा। अब लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो अब क्या काम होगा कि अब इसके पास उतना पैसा नहीं है, तब जो लोग लोन भी मांगने आएंगे बैंक से तब बैंक कहेगा कि अब हमारे पास उतना पैसा नहीं है, लोन नहीं दे पाएंगे, मतलब हो गया कि मार्केट में लोन की कमी हो गई। अब मार्केट में लोन की कमी हो गई तब लोग डिमांड कम करेंगे, क्योंकि लोग के पास भी पैसा कम गया तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे। इससे क्या काम होगा कि गुड्स एंड प्राइस का सर्विस घट जाएगा। अब आप भी जानते हैं कि जिसका डिमांड कम होगा गुड्स एंड सर्विस का, वो तो ऐसे ही उसका कीमत नीचे की ओर गिरेगा, तो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस घट जाएगा, इससे हो जाएगा इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब हम दूसरा केस लेते हैं, यदि रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाए तब क्या होगा। अब रिवर्स रेपो रेट के घटा दिया जाए मतलब कि अब है जो आरबीआई 5% लोन न दे के 3% पर देने लगा, मतलब कि आरबीआई कह रहा है कि हम 3% देंगे, जबकि वो देख रहा है कि पब्लिक को अगर हम लोन देंगे तो 5% देगा। तो आरबीआई सब कमर्शियल बैंक क्या काम करता है कि आरबीआई के पास जमा नहीं करना चाह रहा है, क्यों
क्योंकि देख रहा है कि आरबीआई 3% दे रहा है, जबकि हम ओपन मार्केट में पब्लिक को दे रहे हैं तो 5% का दे रहा है, तो क्यों ना हम पब्लिक को दें। तो सब बैंक है जो आप बैंक के पास तो लिक्विडिटी है ही, वो लोग क्या काम करता है कि आरबीआई के यहाँ जमा ना करके वह लोगों को लोन देना शुरू कर देता है। जब लोगों को लोन देना शुरू कर देता है तो मतलब कि लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाता है। लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाता है मतलब हुआ कि उसके पास पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो गुड्स एंड सर्विस का डिमांड करने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, इससे फिर वो इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन करने लगेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, लोग डिमांड करने लगेंगे, तो क्या होगा कि इकोनॉमिक में ग्रोथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मॉनेटरी पॉलिसी के तहत यूज करता है। मतलब कि रेपो रेट यूज रेगुलेट लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, जबकि रिवर्स रेपो रेट है कंट्रोल कैश फ्लो इन मार्केट, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को एज ए टूल यूज करती है, और यह इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक अच्छे पैरामीटर है, और यह है जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर के अंतर्गत आती है। और इसके आगे जो जो भी रेशियो है, जैसे टर्म रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब क्या है, जस्ट इसके हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आप ये सब देख सकते हैं और इसे राइट डाउन भी कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब आप PYQ में, यूपीएससी के PYQ में भी एक क्वेश्चन इससे काफ़ी आया है, आप वो भी देख सकते हैं। हमें सब डिस्कस कर दिया है, अब इसे आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।